बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो बेसिकली हमारी एक सीरीज ऑफ वीडियो के ऊपर मुश्तमिल है। हम इसके अंदर टोटल 3 वीडियोस बनाएंगे और ये तीनों वीडियोस जो हैं वो हमारी एग्जाम गाइडलाइंस के ऊपर होंगी। तो इन 3 वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी डिफरेंट किस्म की मिस्टेक्स। तो जिस तरह मैंने कहा कि आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बिफोर एग्जाम, मतलब जो अब हमारे रिमेनिंग 8-10 दिन रहते हैं, इनके अंदर हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपने पेपर तक इफेक्टिवली पहुंच सकें। दूसरी वीडियो हमारी बेटा जो होगी वो होगी ड्यूरिंग एग्जाम हमसे होने वाली गलतियां या ड्यूरिंग एग्जाम हमें किन मामलात को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बेटा एक बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है। इतना जल्दी बताने का पर्पज़ ये है कि ये ऐसे नहीं होता कि आज आप मेरी बात सुन लेंगे तो वहाँ पे बैठ के आपके जहन के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, नहीं पुत्र। इसलिए ज़रूरी है कि अभी क्योंकि आपके टेस्ट चल रहे हैं और मैंने आपके टेस्ट भी चेक किए हैं, माशाल्लाह मेरे सामने बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। 8 दिन आपके पास सारे हैं और आपके हालात जो हैं वो बेटा थोड़े से नाजुक लग रहे हैं, सूरत हाल नाजुक है। इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन वीडियोज़ के ऊपर मैं आज अपलोड कर दूंगा इसके बाद। अच्छा, तो लिहाजा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो हमारे रिमेनिंग 5-6-7 टेस्ट रहते हैं इसके अंदर आपने बाकायदा मेरी इन बातों की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जो हमारी थर्ड वीडियो होगी बच्चे वो होगी आफ्टर एग्जाम हमारे से होने वाली गलतियां, कोताहियां, या आप कह सकते हैं कि हमारे लूप होल, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें नुकसान फाइनेंशियली भी उठाना पड़ता है और हमें इस तरह पेपर का भी नुकसान उठाना पड़ता है। मेंटली तो जो हमारा बेड़ा गर्क होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो लिहाजा ये 3 वीडियोज़ होंगी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम जिन चीज़ों को देखेंगे वो होंगी जो रिमेनिंग टाइम 7-8 दिन रह गए हैं, इनके अंदर आपने जिन बातों का ख्याल रखना है, जो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप इम्तिहान तक अपनी इफेक्टिव स्टडी कर सके, उसके ऊपर है। तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट देखिएगा बच्चे। सबसे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उसके बाद अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ जो रिमेनिंग हमारे पास 7-8 दिन रह गए, इसके अंदर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम पूरी बुक रिवाइज करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। पूरी बुक रिवाइज करने के, जनाब जी हम 2 बार पूरी बुक रिवाइज कर लें तो बेटा इसकी कई मिस्टेक इसके अंदर हम करते हैं जिसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगताने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक तो ये जल्दी जल्दी पढ़ने से कोई तैयारी नहीं हो रही होती, उल्टा आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। दूसरे नंबर पे बेटा ये आपका कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर देती है कि हो सकता है कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया हो या कोई टॉपिक आपका प्रिपेयर ना हो और अब वो आपके सामने से गुजरे कहो यार ये तो मैंने किया नहीं है, मेरी तो तैयारी भी नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह से भागते तोड़ते फजूल पढ़ने से बेहतर है कि आप स्मार्ट स्टडी की अप्रोच अपनाएं इन 8 दिन के अंदर। तो बेटा इन 8-10 दिन के अंदर आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने फोकस करना है पास पेपर के ऊपर। जस्ट पास पेपर करो। हर टॉपिक के आप कम से कम 7-7, 8-8 पास पेपर कर लो। पिछली 6 अटेम्प्ट के पास पेपर आप रगड़ दो। उन पास पेपर को करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है या जो बातें आपने सीखनी है वो है प्रेजेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग, कि किस तरह आपने एक आंसर प्रेजेंट करता है, आई कैप के सजेस्टेड आंसर किस तरह प्रेजेंट होते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, जो क्वेश्चन है उसके साथ आंसर लिंक कैसे हो रहा होता है, आई कैप की अप्रोच क्या है कि वो किस तरह से आंसर आपसे डिमांड कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। और बेटा बेसिकली आप मुझसे पूछते हैं ना तो 60-70% पेपर पास कराने में जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग होती है। 31%, 35% नॉलेज आता है, 30-35% नॉलेज आता है। अगर आप खुद देखें तो हमारा जो बी लॉ का रिजल्ट है भाई 30% से क्यों क्रॉस नहीं होता? वजह यह है कि हमें नॉलेज तो रटाया जाता है लेकिन हमारी ड्राफ्टिंग और प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्किंग नहीं होती, जो कि वो ही तो 60-70% मैटर करती है। तो लिहाजा आपने पास पेपर करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम बुक में जाएं तो बुक के अंदर से आपने जो चीज़ें आप तैयार करनी है, नंबर 1 प्रोसीजर्स वगैरह आप सारे तैयार करें अगर करना चाहते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि भाई मेमोरेंडम के क्लॉजेज चेंज करने के प्रोसीजर हैं, प्रोसीजर टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीजर मीटिंग, वोटिंग, कॉलिंग, या इस तरह पोल वगैरह वाले ये सारे प्रोसीजर हैं। अब इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि ये क्या कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपने फोकस करना है वो है डेट्स के ऊपर, कि भाई कितने दिन का नोटिस होना चाहिए, कितने दिन में आपने फाइलिंग करनी है, कितने दिन के लिए आपने, कितने दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो, कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हो, वाइल नल एंड वाइड करा सकते हो रेजोल्यूशंस वगैरह को। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस दें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक हो गया? तो 30 नंबर के एमसीक्यूज़ बहरहाल मौजूद हैं। उसके बाद बेटा हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती लास्ट नाइट स्टडी होती है कि भाई लास्ट नाइट बैठ के हमने किताब उठानी और पूरी किताब रगड़ देनी है। ये भी वही चीज़ है जो अभी हम गलती करने जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके 2-3 इफेक्ट मजीद होते हैं। पहले नंबर पे बेटा ये है कि उस बुक स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है जो सिर्फ आप पढ़ के गुजार लें। बेहतर है कि उसके अंदर आप 2-3 पास पेपर कर लें। दूसरे नंबर पे बेटा लास्ट नाइट स्टडी करते हुए आप 2 बजे 3 बजे सो रहे हो, सुबह 8 का आपका 8-9 बजे पेपर है। पेपर के अंदर आपके दिमाग ने क्या काम करना है? आपको पता है शादी हॉल होते हैं हमारे, वैसे शादी हॉल माहौल बनाया होता है। शादियाँ तो पता नहीं सीए वालों की होती है नहीं होती, लेकिन बहरहाल माहौल तो शादी हॉल वाला होता है। फिर फीलिंग उस तरह की होती है, ऊपर से एसी और सुकून माहौल होता है। तो भैया एग्जाम में नींद आ जाती होती है और मेरे साथ भी ये हो चुका है। तो लिहाजा हमारे जवाद साहब जिनसे हमने क्यों पढ़ी थी, सॉरी
ये हबीब साहब, हबीबुर रहमान जवाद साहब जो हैं, उनसे हमने क्यूएम पढ़ी थी स्कैन के अंदर, तब 10 साल पहले की बात है। तो हमें सर कहा करते थे कि पुत्र लास्ट नाइट को आपने मूवी देखनी है, और हमने क्यूएम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली। उनके बैच में तकरीबन ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल जाते थे। वजह क्या है कि वो कहते थे भाई लास्ट नाइट आपने नहीं पढ़ना। तो मेरी भी आपको यही अप्रोच है कि लास्ट नाइट 9-10 बजे मैक्सिमम अपनी स्टडी रोक दें, उसके बाद अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करें, और पुत्र उसके बाद सुबह एग्जाम में जाके कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठ के यार काम करो। पहले नंबर पे आपके दिमाग की ऐसी तैसी फिर जाएगी, दूसरे नंबर पे आप टाइम वेस्ट करोगे, तीसरे नंबर पे बेटा उल्टा उसमें भूलता है। जब आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में एक चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज याद नहीं होती, उल्टा भूलती है, बल्कि मजीद कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे। टाइम होता नहीं है कि आप बैठ के उसको क्लियर करो। एक नया कंसेप्ट भी आपके सामने आ गया, सारी बुक का बेड़ा गर्क कर देगा, सारे कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर देगा। तो लिहाजा लास्ट नाइट स्टडी को अवॉइड करना है। उसके बाद हाँ, अब जो रिमेनिंग टाइम है पुत्र, इसके अंदर एक से ज्यादा बुक ना यूज कीजिएगा, एक से ज्यादा टीचर्स की बुक ना यूज कीजिएगा, एक से ज्यादा टीचर्स के लेक्चर ना देखिएगा। जिस बुक से आपने स्टडी की है, जिस नोट से आपने स्टडी की है, जिस टीचर से आपने स्टडी किया, सिर्फ उसी को फॉलो करें। ये नहीं करना कि यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हैं, वो कर लो, ये कर लो, वो करो। अब रिमेनिंग टाइम में ये चीज़ नहीं करनी, डबल माइंड नहीं होना। मेरा भी जो आप टेस्ट सेशन चल रहा है, मैं इसके अंदर सिर्फ पास पेपर टेस्ट कर रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं दे रहा। हो सकता है कि अप्रोच डिफरेंट हो जाए उसमें मेरी और जहाँ से आपने पढ़ा है, तो लिहाजा सिर्फ ये पास पेपर की टेस्टिंग है। तो इस वजह से एक से ज्यादा टीचर को नहीं फॉलो करना। बच्चे कंसेप्ट डिफरेंट होते हैं, तरीकाकार डिफरेंट होता है, एग्जाम्पल डिफरेंट होती है, अप्रोच डिफरेंट होती है, बहुत कुछ डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने अभी लास्ट टाइम बताया कि केस स्टडी को आंसर करते वक्त 3 तरह की चीजें होती हैं, बेस होता है, प्रोविजन होती है, कंक्लूजन होती है। सेम इस तरह कुछ टीचर हैं उसकी तरतीब डिफरेंट बताते हैं, कुछ टीचर हैं उनके हेडिंग के नाम डिफरेंट रखते हैं वो। तो लिहाजा एक से ज्यादा बुक के ऊपर शिफ्ट ना करना बेटा, बहुत मसला होगा इसका। अगर एक पॉइंट भी आपको नया मिल गया या एक टॉपिक भी नया मिल गया तो आपके जहन में एक चीज आ जाएगी कि हमारे टीचर ने पूरा सिलेबस कवर नहीं कराया, तो भैया आपकी कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी फिर जाएगी। ये हरकत नहीं करनी। उसके बाद बेटा जब भी आपने एग्जाम हॉल की तरफ मूव करना है, आपने जल्दी पहुंचना है। कम से कम आप आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले एग्जाम हॉल में पहुंच जाए। ये नहीं करना कि देखो हमारे दूर दूर एग्जाम सेंटर बनते हैं, खासतौर पर हम लाहौर में रहते कहाँ पे थे और एग्जाम सेंटर हमारा तकरीबन 30-32 किलोमीटर दूर बनता था। तो भैया बाइक पर जाना होता था, बाइक पंचर हो सकती है, ख़राब हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है। तो लिहाजा हमेशा टाइम के ऊपर जो है वो लीव करें ताकि वहाँ पर जाके खुद थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल हो जाएं। उसके बाद जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर डिस्कस करना। वहाँ पे कुछ अरस्तु टाइप लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने बुक्स उठाई होती हैं। खैर कुछ लोग होते हैं जो अलहदा बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ये ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप अपनी बुक ले जाएं, साइड पे बैठ के पढ़ें, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन मैं इसको भी अवॉइड करने की आपको कहूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप में खड़ के स्टडी कर रहे होते हैं। भाई एक टीचर ने, एक लड़के ने किस टीचर से पढ़ा है, एक लड़के ने किस टीचर से, 3-4 टीचर्स के स्टूडेंट खड़े होकर इकट्ठे होकर एक कंसेप्ट को सुन रहे हैं। अच्छा, अब वो तो ठीक है, अक्ल से पैदल लगे हुए हैं भाई। अगर तुमने 6 महीने में नहीं पढ़ा तो ये 10 मिनट में आपने क्या पढ़ना है। मसला उन स्टूडेंट के लिए होता है जिस बेचारे की तैयारी होती है और वो साथ से गुजर रहा होता है और उसके कान में एक अजीब सी वर्डिंग पड़ती है जो उसने सुनी नहीं होती। बंदा वहीं जहन में बैठ जाता है कि यार लगता है मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये तो मेरी बुक में था ही नहीं, ये तो हमारे सर ने कराया ही नहीं है, मतलब ये हमारे सर की ने ये चीज़ छोड़ दी, मेरा पूरा सिलेबस ही कवर नहीं है। और फिर उसके बाद जब आपके सामने पेपर आता है ऐसे लगता है सारा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस है। तो लिहाजा वहाँ पे जाके आपने ये जो अरस्तु टाइप लोग वहाँ पे खड़े हुए डिस्कशन कर रहे होते हैं, बुलंदो बांग आवाज़ में रोले डाल रहे होते हैं, उनसे बच के रहना है पुत्र। वो नेक्स्ट टाइम फिर उसी एग्जाम सेंटर में आपको नजर आते हैं। लिहाजा अगर आप अपने नोट्स, शॉर्ट हैंड नोट्स ले जाएं, बुक नहीं लेके जानी, क्योंकि बुक वापस आप नहीं लाएंगे, वापसी पे आपको बुक ही नहीं मिलेगी। लिहाजा कोई पता नहीं होता एग्जाम के अंदर 75% फेलियर के चांसेस ही होते हैं। तो लिहाजा बुक साथ नहीं लेके जानी। हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, अगर कोई हैं जिनका आप रिस्क ले सकते हो वो आप साथ लेके जाओ। लेकिन वहाँ पर भी एक साइड पर बैठ के आराम से बैठ के पढ़ो, ठीक हो गया। लिहाजा डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना। उसके बाद अगली गलती बेटा कि जो, हाँ, लाइट सा आपने नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट करके जाना है। ये नहीं करना कि टिका के ठोस के ब्रेकफास्ट लेके जाओ हमारा दिमाग तेज होगा। नहीं पुत्र, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा दिमाग के ऊपर आलस चढ़ती है, चर्बी चढ़ती है। लिहाजा लाइट सा ब्रेकफास्ट, जस्ट चाय बिस्किट वगैरह इतना सा करना, खाली पेट भी नहीं जाना। क्यों, टाइम देते देते 11-12 बज जाते हैं हमें वापस घर आते हुए, तो तब तक हमारे बीपी की ऐसी तैसी फिर सकती है, ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है, ये शूट अप कर सकता है। तो भाई रिस्क नहीं लेना यार। इनमें से कोई एक छोटा सा फैक्टर भी आपकी 6 महीने की वाट लगा देगा, ठीक हो गया। तो लिहाजा इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आपने मस्त जहन में रखना है पेपर से पहले इन दिनों के अंदर, और इनकी प्रैक्टिस करनी है।
ये ऐसे नहीं होगा कि आपसे हो जाएगा, ये नहीं होता एक बार वीडियो सुन के। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है बच्चे, तो आज की वीडियो इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो एग्जाम हेल्प के अंदर हमारे से होने वाली जो गलतियां उसके ऊपर बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी देखिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।